नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरिल आइलैंड्स के बारे में। बहुत ही कम लोग कुरिल आइलैंड्स के बारे में जानते हैं। अगर आपने रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ा होगा तो शायद आपने ये नाम सुना होगा, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा खबरों में है। खबरों में क्यों है? क्योंकि ये आइलैंड्स डिस्प्यूटेड हैं जापान और रशिया के बीच में। अब आपने ये डिस्प्यूट के बारे में पहले शायद ना सुना हो, लेकिन अभी ये खबरों में इसलिए है क्योंकि जापान ने एक बार फिर से इन आइलैंड्स के ऊपर अपना दावा ठोका है। तो आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि कुरिल आइलैंड्स हैं क्या, जापान और रशिया के बीच में ये आइलैंड्स कैसे डिस्प्यूटेड हुए, हिस्टोरिकली इन आइलैंड्स के ऊपर किसका अधिकार था और इनकी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। इस वीडियो में हम विस्तार से इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जापान ने अभी हाल ही में अपने साल की डिप्लोमेटिक ब्लू बुक को लॉन्च किया। इस डिप्लोमेटिक ब्लू बुक में जापान ने कुरिल आइलैंड्स की बात करी। ये हैं कुरिल आइलैंड्स। तो अपने डिप्लोमेटिक ब्लू बुक में जापान ने कहा कि ये जो कुरिल आइलैंड्स हैं इसको रशिया के द्वारा इलीगली ऑक्यूपाई किया गया है। अब हम कुरिल आइलैंड्स को पढ़ने से पहले बात करते हैं कि डिप्लोमेटिक ब्लू बुक आखिर में है क्या। देखिए दोस्तों, ये जो डिप्लोमेटिक ब्लू बुक है ये दरअसल एक एनुअल रिपोर्ट है जापान की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है जापान की, उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि जो डिप्लोमेटिक ब्लू बुक है ये किस देश की एनुअल रिपोर्ट है जो उस देश की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को बताता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जापान। ध्यान रखिएगा कि जो डिप्लोमेटिक ब्लू बुक है ये एक जापान की एनुअल रिपोर्ट होती है जो जापान की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को बताती है, और इसे पब्लिश कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इसको 1957 सितंबर 1957 में सबसे पहले इशू किया गया था, पब्लिश किया गया था, और उसके बाद से हर साल इस डिप्लोमेटिक ब्लू बुक को पब्लिश किया जाता है। अब यहाँ पे बात होगी डिप्लोमेटिक ब्लू बुक। यही डिप्लोमेटिक ब्लू बुक है जिसमें इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज का यूज़ किया गया है कुरिल आइलैंड्स को लेके। रशिया इनको बोलता है कुरिल आइलैंड्स। जो हमारा जापान है वो इन्हें नॉर्दर्न टेरिटरीज़ बोलता है। हालांकि यहाँ पे एक और देश है, वो आता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के साथ भी ये एक डिप्लोमेटिक टसल है जो इन्हें डोकडो आइलैंड्स कहता है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा साउथ कोरिया खबरों में नहीं है। तो अभी खबरों में जापान और रशिया है। जापान इन्हें नॉर्दर्न टेरिटरीज़ बोलता है, रशिया इन्हें कुरिल आइलैंड्स बोलता है। अब हम बात करते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ पर हैं और कौन कौन से आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर असल में जापान और रशिया के बीच में डिस्प्यूट है। ये है हमारा मैप, ये है रशिया, ये पूरा रशिया है, और यहाँ पे ये जो है ये है आपके पास जापान। अब देखिए, ये आ गया जापान, ये आ गया रशिया का वो पार्ट जो कुरिल आइलैंड्स के साथ लगा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये जो जापान का ये वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है होक्काइडो। तो जो कुरिल आइलैंड्स हैं वो इसकी एक्सटेंशन है। यहाँ से शुरू होते हैं और वो कहाँ पे ख़त्म होते हैं? रशिया के कामचका प्रोविंस में। तो जो कुरिल आइलैंड्स हैं वो जापान के होक्काइडो से शुरू होते हैं, ये देखिए, और कहाँ ख़त्म होते हैं? कामचका प्रोविंस, जो किसका प्रोविंस है? रशिया का प्रोविंस है। अभी ये जो कुरिल आइलैंड्स हैं ये ओखोत्स्क सी और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन को डिवाइड करते हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, ये कुरिल आइलैंड्स पार्ट हैं रिंग ऑफ फायर के। कहा जाता है कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा वोल्केनोज हैं जिनमें से 35 अभी भी एक्टिव हैं। अभी ये जो सारे कुरिल आइलैंड्स हैं इनमें 4 आइलैंड मुख्य ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड हैं। सबसे पहले आता है कुनाशिरी आइलैंड, फिर आपके पास आता है इतुरूप या इतोरोफू आइलैंड, फिर आपके पास आता है हाबोमाई आइलैंड, और चौथा आपके पास आता है शिकोतन आइलैंड। ये 4 आइलैंड्स हैं जो डिस्प्यूटेड हैं जापान और रशिया के बीच में। पूरी की पूरी कुरिल आइलैंड्स नहीं, जो जापान के बगल वाले आइलैंड्स हैं, ये देखिए ये पूरे कुरिल आइलैंड्स हैं। तो इस कुरिल आइलैंड्स के जो साउथ में हैं, ये जो जापान की साइड हैं, ये मुख्यतः डिस्प्यूटेड हैं। तो कौन कौन से? कुनाशिरी आइलैंड, इतुरूप या इतोरोफू आइलैंड, शिकोतन आइलैंड या हाबोमाई आइलैंड। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की कि सारे का डिस्प्यूट कहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ शिमोदा आती है 1855 में।
ये जो ट्रीटी ऑफ शिमोदा थी, इसने इन चारों आइलैंड्स का जो कंट्रोल है वो जापान को दिया, और इसके अलावा बाकी जो हैं वो रशिया के पास रहा। यानी ये जो 4 आइलैंड हैं, कुनाशिरी, इतुरुप, हाबोमाई, शिकोतन, ये किसके पास रहे? ये रहे जापान के पास। और बाकी जो रहे ये पूरा, ये किसके पास रहे? ये रहे रशिया के पास, एज़ पर ट्रीटी ऑफ शिमोदा 1855। उसके बाद आती है ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग 1875। दो देशों में 1875 में ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग साइन होती है। यहाँ पे रशिया ने जो कुरिल आइलैंड के ऊपर अपनी पोजीशन थी, अपना अधिकार था, वो सेडिड यानी कि वो छोड़ दिया और जापान को वो आइलैंड दे दिए। और इसके बदले में जापान जो था उसने अपने साखालिन आइलैंड जो थे वो छोड़ दिए। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग 1875 में कुरिल आइलैंड की जो पोजीशन थी रशिया के पास, वो किसके पास चली गई? जापान के पास। अब आप सब जानते हैं कि पहले जापान बहुत पावरफुल कंट्री था। वर्ल्ड वार 2 अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सबको पता है कि उस समय जापान कितना पावरफुल था। तो इसलिए क्या होता था कि कई बार जापान का राज आ जा रहा है, कई बार रशिया का राज आ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ट्रीटी हो रही है, एक हमने पहले देखी, एक हमने अभी देखी, ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग 1875, जहाँ पे रशिया ने कुरिल आइलैंड्स के ऊपर अपना पोजीशन छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड वार 2 हुआ, और वर्ल्ड वार 2 के खात्मे एंड तक इन आइलैंड्स को दोबारा सोवियत यूनियन ने सीज कर दिया। तो यही बात है कि कभी एक पावरफुल बन रहा है तो वो सीज कर दे रहा है, दूसरा बन रहा है तो वो सीज कर दे रहा है। लेकिन वर्ल्ड वार 2 में जापान की बहुत ही बुरी हालत हुई थी। मतलब पहले तो वर्ल्ड वार 2 में जापान बड़ा पावरफुल था, लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पे न्यूक्लियर अटैक्स हुए और उससे काफ़ी बड़ा धक्का जो है जापान को वो लगा था। तो इसके बाद सोवियत यूनियन ने ये जो आइलैंड्स थे इनको दोबारा सीज कर लिया। फिर आती है याल्टा एग्रीमेंट। अब देखिए ये जो याल्टा एग्रीमेंट थी 1845 की, इस एग्रीमेंट के तहत ये जो कुरिल आइलैंड्स थे ये सोवियत यूनियन को दे दिए गए, और वहाँ पे जो जापानीज़ पॉपुलेशन थी उसे रिपैट्रिएट कर लिया गया। रिपैट्रिएट करने का मतलब होता है कि एक देश में कुछ लोग रहते हैं तो उन्हें अपने देश दोबारा भेज देना, उसको बोलता है रिपैट्रिएट करना। तो अब कुरिल आइलैंड्स किसके पास चले गए? एज़ पर याल्टा एग्रीमेंट रशिया के पास। तो इसलिए वहाँ पर जो जापानीज़ पॉपुलेशन थी उसे रिपैट्रिएट कर दिया गया। कहाँ पे? जापान में। और उसे किन लोगों से रिप्लेस कर दिया गया? सोवियत के लोगों से। तो सोवियत नहीं, यानी आज के समय का रशिया, पहले यूएसएसआर हुआ करता था, उसने वहाँ पे अपने लोगों को बिठा दिया। अब देखिए दोस्तों, यूएसएसआर था जिसको सोवियत यूनियन बोलते थे, 91-92 में इनका विघटन हुआ था और छोटे छोटे अलग देश बने थे। एक रशिया बना, फिर यूक्रेन बना, और बाकी छोटे छोटे काफ़ी देश बने। अब यूएसएसआर सबसे पहले बना कैसे, फिर उसका विघटन कैसे हुआ, इस सारे को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। यूएसएसआर से रिलेटेड मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को एक अलग वीडियो में कवर किया है। उसमें मैंने आपको सब बताया है विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज़। उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाला है और उनकी एक्सप्लेनेशंस में मैंने पूरी क्रोनोलॉजी के हिसाब से सारा बताया है कि किस प्रकार से यूएसएसआर बना। वहाँ पे जो ज़ार्स थे, जो राजे थे, उनको हरा के, मोनार्की एबॉलिश करके वहाँ पे कम्युनिस्ट रूल आया, जो कि दुनिया का पहला ऐसा देश बना जहाँ पे सबसे पहली बार कम्युनिज्म प्रैक्टिस हुआ। फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई 90 के दशक में, क्या कारण था कि जो रूबल है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गया था। और इसके बाद जो गॉर्बेचेव थे, मिखाइल गॉर्बेचेव, जो उस समय नेता थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम यूएसएसआर का विघटन करेंगे। और क्या कारण था कि बीच में छोटी छोटी जो टेरिटरीज थी वहाँ पे लोग आज़ादी मांग रहे थे। किन पॉलिसीज से तंग होकर वो आज़ादी मांग रहे थे, जिनकी मांग इवेंचुअली मानी गई और यूएसएसआर का विघटन हुआ। उसमें मैंने इस सारे को विस्तार से बताया है, आप उसे ज़रूर देखेगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए जीके क्वेश्चंस, वहाँ पर आपको यूएसएसआर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा और भी बाकी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। आप मेरी पर्सनैलिटी क्वेश्चंस वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मेजर ध्यानचंद, महात्मा गांधी, 150 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया मैंने रिलेटेड टू महात्मा गांधी, देन जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बहुत से लोगों के ऊपर एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो आपको एक बार मेरी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना चाहिए, और ये जो वीडियो मैंने आपको बताई इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रीटी, दैट इज सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी, जो हुई 1951 में। अब देखो, इससे पहले जो हमने जितनी भी ट्रीटीज़ देखी वो किस किस के बीच में हुई? जापान और रशिया के बीच में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये जो कुरिल आइलैंड्स हैं ये इन दोनों की टेरिटरीज़ के साथ ही मिलते हैं, हमने मैप में देखा, और डिस्प्यूट भी इन दोनों का ही था।
तो ऑब्वियस सी बात है कि पीस ट्रीटी या किसी भी प्रकार की ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, वो इन दो देशों के बीच में ही होगी। लेकिन ये जो ट्रीटी थी ये हुई एलाइज और जापान के बीच में। अब ये एलाइज क्या है? आपने वर्ल्ड वार 2 में सुने होंगे, दो धड़ों में बटे थे देश, एक थे एलाइज, एक थे एक्सिस। तो ये वो वाले एलाइज हैं, वर्ल्ड वार 2 वाले। तो यहाँ पे ये जो ट्रीटी थी ये एलाइज और जापान के बीच में हुई। यहाँ पे क्या कहा गया? यहाँ पे कहा गया कि जो जापान है वो अपने सारे राइट, अपने टाइटल, अपने सारे क्लेम, दावे छोड़ देगा कुरिल आइलैंड्स के ऊपर, लेकिन वो सोवियत यूनियन की सॉवरेनिटी को भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अब देखो ये कैसी ट्रीटी है कि डिस्प्यूट किस किस के बीच में? जापान और रशिया के बीच में। लेकिन ये एलाइज जापान को क्या कह रहे हैं? जापान को ये कह रहे हैं कि ये जो कुरिल आइलैंड्स हैं इनके ऊपर तू अपने जितने भी राइट्स हैं ये छोड़ दे, लेकिन तो ये भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि सोवियत यूनियन की सॉवरेनिटी है इनके ऊपर। तो ये बात कही सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी 1951 में। फिर 1956 में आता है जापान सोवियत जॉइंट डिक्लेरेशन। अब देखिए ये जो आइलैंड्स के ऊपर डिस्प्यूट था ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि वर्ल्ड वार 2 के बाद कि जब वो ख़त्म हो गया, उसका एंड हो गया, तो उसके बाद एक पीस ट्रीटी कंक्लूड नहीं की जा सकी। इसीलिए नहीं की जा सकी क्योंकि ये जो आइलैंड्स थे ये उस समय डिस्प्यूटेड थे। तो 1956 में जापान और रशिया दोनों ने डिप्लोमेटिक टाइज को रिस्टोर किया इस डिक्लेरेशन के तहत, जापान सोवियत जॉइंट डिक्लेरेशन के तहत। अब इस समय रशिया ने ऑफ़र किया कि वो दो आइलैंड्स जो कि जापान से बिल्कुल सटे हुए हैं, क्लोजेस्ट हैं, उन्हें जापान को दे देगा। लेकिन मैंने आपको मैप में बताया था कि मेन डिस्प्यूट कितने आइलैंड्स के ऊपर था? 4 आइलैंड्स के ऊपर। इसीलिए ये जो ऑफ़र रशिया ने दिया जापान ने इसको ठुकरा दिया। जापान ने कहा कि हमें ये 2 आइलैंड्स नहीं चाहिए क्योंकि जितने भी आइलैंड्स डिस्प्यूटेड हैं उनमें से ये जो 2 आइलैंड्स हैं इनके पास तो सिर्फ 7% लैंड है, सिर्फ 7% ही ज़मीन है। तो हमें 100% चाहिए। 100% ये नहीं कि सारे कुरिल आइलैंड्स, 100% मतलब वो जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं वो हमें 100% चाहिए। लेकिन ये जो 2 आइलैंड तुम हमें दे रहे हो इसमें तो ये 7% ही है उन सारे 4 आइलैंड्स का जो डिस्प्यूटेड है, तो इसलिए हमें ये 2 आइलैंड्स नहीं चाहिए, तो हम इस ऑफ़र को ठुकराते हैं, ये जापान ने कहा। अब देखिए इन दोनों देशों के बीच में बहुत सी एग्रीमेंट्स हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी जो डिस्प्यूट है वो चले जा रहा है। जापान जो है वो हिस्टोरिकली अपने राइट्स को क्लेम करता है, दावा करता है। जो सदर्न मोस्ट आइलैंड्स हैं ये पूरे कुरिल आइलैंड्स थे, तो इनके ये जो सदर्न मोस्ट आइलैंड्स थे 4 जो हमने देखे, जापान इन आइलैंड्स के ऊपर हिस्टोरिकली अपने राइट्स को क्लेम करता है और कई बार उसने सोवियत यूनियन को परसुएट करने की कोशिश करी है कि ये जो आइलैंड्स हैं इनकी सॉवरेनिटी जापान को दे दी जाए। 2018 में रशियन प्रेसिडेंट और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो ईस्ट एशिया समिट में मिले, उसकी साइडलाइन में वो मिले, उन्होंने बातचीत करी और उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इसको ख़त्म किया जाए। यहाँ पे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे वो एग्री हुए कि हम जो 1956 की डिक्लेरेशन है उसके ऊपर नेगोशिएट कर सकते हैं। अब ये जब बात जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कही, ये बताता था कि ये जो 2 आइलैंड्स की बात है, रशिया के साथ पीस मेंटेन करने के लिए जापान इन 2 आइलैंड्स को छोड़ने के लिए तैयार है। हालांकि रशिया का क्या कहना है? रशिया का ये कहना है कि ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन थी जो सोवियत यूनियन और जापान के बीच में साइन हुई थी 1956 में, इसकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बताया नहीं गया, कोई बेसिस नहीं बताया गया कि हाबोमाई और शिकोतन। आई होप आप अपने दिमाग में इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो। मैंने आपको मैप में बड़े अच्छे से बताया है एनिमेशन के माध्यम से कि हाबोमाई और शिकोतन कौन कौन से आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पे रशिया ने ये कहा कि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन थी 1956 में कि क्या बेसिस होगा, किस बेसिस के ऊपर हम हाबोमाई और शिकोतन को रिटर्न करें। इसके साथ साथ ये भी क्लेरिफाई नहीं है कि ये जो आइलैंड्स हैं इनके ऊपर सोवर्निटी किस देश की है, ये रशिया का कहना था। फिर 2019 में अगेन जापान के प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं हैं कि आइलैंड्स के ऊपर जो हमारा कंट्रोल है उसे हम विदड्रॉ कर लें। विदड्रॉ का मतलब होता है उसे हम वापस ले लें, तो हम बिल्कुल भी आइलैंड्स के ऊपर अपना जो कंट्रोल है उसे वापस नहीं लेंगे। और इसके साथ साथ जापान ये मानता है कि ये जो आइलैंड्स हैं ये इनहेरेंट पार्ट है देश की
टेरिटरी के, जापान की टेरिटरी के। और इसीलिए जापान ये कहता है कि जैसे ही ये टेरिटोरियल इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा तो उसी के बाद हम जो पीस ट्रीटी है उसे साइन करेंगे, उससे पहले साइन नहीं करेंगे जब तक इन आइलैंड्स के ऊपर जो टेरिटोरियल इशू है उसे रिज़ॉल्व ना किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो कुरिल आइलैंड्स हैं, एक तो यहाँ पे आइलैंड है तो लैंड है, ठीक है, तो जापान को वहाँ पे एक लैंड मिलेगी। दूसरा, यहाँ पे फ़िशिंग बहुत है, या फिर आप सब जानते हैं कि जापान में और भी बतेरे तरीके के कीड़े मकोड़े, एक्वाटिक एनिमल्स खाए जाते हैं। तो इन आइलैंड्स का जो वाटर है, मतलब यहाँ जो शोर है, जो वाटर है, वहाँ पर इस प्रकार के जो केकड़े कुकड़े ये सब बहुत मिलते हैं जो जापान के लोग काफ़ी खाते हैं। फ़िशेज़ यहाँ पे बहुत मिलेंगी। और जापान की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है वो एक्वाटिक एनिमल्स और फिशरीज़ और इन सब के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए यहाँ पे लैंड के साथ साथ कमर्शियल इंटरेस्ट भी जुड़े हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है इन आइलैंड्स की जापान के लिए। और क्योंकि रशिया तो भैया रशिया है, उसने कब्ज़ा किया है तो कब्ज़ा किया है। और वहाँ पे सेम बात आती है कि क्योंकि ये एक पीस ऑफ लैंड है और इसके साथ साथ यहाँ पे जो मैरीन रिसोर्सेज हैं वो तो हैं ही हैं। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हमने यहाँ पे बात करी कुरिल आइलैंड्स की कि ये कहाँ पे स्थित है, हमने एनिमेशन के माध्यम से देखा। फिर हमने देखा कि कुरिल आइलैंड्स का ये जो सदर्न पार्ट है इसमें 4 आइलैंड्स डिस्प्यूटेड हैं। तो क्या डिस्प्यूट है, क्या क्या ट्रीटीज़ हुई, क्या क्या कदम उठाए गए इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, जापान का इसके ऊपर क्या कहना है और रशिया का इसके ऊपर क्या कहना है, और अभी ये बात क्यों चल रही है, खबरों में क्यों है, क्योंकि जो ब्लू बुक है जापान की उसमें काफ़ी कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये इस लेक्चर का पूरा एनालिसिस था। मैंने कोशिश करी है कि अच्छे से आपको एनिमेशन के माध्यम से सरल भाषा में समझाया जा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारी कमियां हमें गिनाएं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। जीके और करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।